हेलो प्यारे बच्चों, आज गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस का जो लेक्चर नंबर 2 है वो आज हम लोग जानेंगे। बेटा इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे गोलीय उत्तल पृष्ठ के कारण अपवर्तन का सूत्र। अवतल पृष्ठ के लिए हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं और गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए हम लोग इसके पहले जो भी प्रूफ किया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ था और वो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मतलब ये मान के चलिए कि 5 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसी तरीके से जिस तरीके से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेम उसी तरीके से ये भी 5 नंबर के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो अवतल पृष्ठ के कारण अपवर्तन का सूत्र था और ये उत्तल पृष्ठ के कारण अपवर्तन का सूत्र है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग करते क्या है कि अगर हमको गोलीय उत्तल पृष्ठ के कारण अपवर्तन का सूत्र निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक गोलीय उत्तल पृष्ठ ले लेते हैं। तो हमारे पास मान लिया कि हमारे पास ये हमारे पास मान लिया कि एस एस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है, ये एस और ये एस डैश। थोड़ा सा रुक जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा फिगर इधर बीच से बनाते हैं। मान लिया हमारे पास ये एक एस एस डैश एस और एस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जिसका ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के बिंदु O पर यहाँ पर कहीं पे वस्तु रखी हुई है। मान लिया ये वस्तु रखी हुई है तो वस्तु से चलेंगी प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें बेटा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं। इसका जो केंद्र होगा वो इधर कहीं पे होगा, तो केंद्र हमने मान लिया कि इसका ये है। तो केंद्र से अपवर्तन या परावर्तन बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कार्य करती है अभिलंब का, तो हमारा ये बन गया अभिलंब। ठीक है, तो ये परावर्तन या अपवर्तन बिंदु जो हमारा है उसको हमने मान लिया कि ये M है। इस प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए, मगर ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है इसलिए अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर झुकेगी तो मान लिया ये प्रकाश की किरण थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित होकर के इधर जाने लगी। तो अब ये प्रकाश की किरण सामने तो कहीं मुख्य अक्ष को काटेगी नहीं, इसलिए इस वाली प्रकाश की किरण को हम लोग पीछे की ओर बढ़ा लेते हैं। और ये प्रकाश की किरण जहां पर काटती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब आई बन जाता है। ये हो जाएगा हमारा O और ये है हमारा C। दर्पण का जो मतलब कि पृष्ठ का जो अपवर्तन बिंदु M है वहां से मुख्य अक्ष पर एक लंब MN डाल लेते हैं, ये N बिंदु है। MN की जो हाइट है वो हमने कह दी कि H है। ठीक है बेटा, ये कोण हमारा अल्फा होता है, ये वाला कोण हमारा बीटा होता है और ये वाला कोण हमारा गामा होता है। और ये वस्तु है तो वस्तु से ये ध्रुव हमारा है, तो ध्रुव तक की जो दूरी होती है वो हो जाएगी हमारी U। प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी हो जाएगी V। इधर है तो ये दोनों दूरियां माइनस में। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी हो जाएगी R, इधर है तो प्लस में। ये आपका फिगर जो है बेटा कंप्लीट हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो बेटा इसमें करना क्या है कि सबसे पहले देखो हम इसमें लिखेंगे कि माना हमारे पास कोई एस एस डैश एक अवतल पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ है जिसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर वस्तु रखी है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात बिंदु I पर प्रतिबिंब बनाती हैं। क्यों I पर प्रतिबिंब बनाती? क्योंकि पृष्ठ से चलने मतलब कि वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही होती हैं और विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाने के कारण ये प्रकाश की किरणें हल्का सा अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, लेकिन ये सामने की ओर कहीं मुख्य अक्ष को नहीं काटती, इसलिए इन प्रकाश किरणों को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं और जहां पर ये प्रकाश की किरणें काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। दर्पण के मतलब पृष्ठ के अपवर्तन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाते हैं तो ये मिलाने वाली रेखा जो होती है वो अभिलंब का कार्य करती है। बेटा ये जो डॉटेड लाइन हमारी है ये वाला कोण हमारा होता है R क्यों? क्योंकि ये हमारी अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो होता है वो R होता है। उसके बाद बेटा ये जो नीचे हमारी ये वाली लाइन दी है जिसमें एरो लगा हुआ है, ये वाली लाइन जो रेड से हम बना रहे हैं
ये वाली लाइन यानी ये वाला कोण जो हमारा है वो होता है आई। चलिए भाई, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कि सबसे पहले इसका प्रूफ करना है, और प्रूफ करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले मान लेते हैं इसमें कि हम किस त्रिभुज की बात करेंगे। हम सबसे पहले त्रिभुज की बात करते हैं ओ, ठीक है, ओ सी एम में। सबसे पहले ओ सी एम त्रिभुज की बात कर ली जाती है। तो ओ सी एम की बात करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ओ सी एम में बेटा अगर त्रिभुज ओ सी एम की बात करेंगे, ओ सी एम में, तो ये आई जो रेड वाली लाइन है ये बहिष्कोण बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं बेटा, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ऐसे करके कुछ बना हुआ है, ये वाला कोण हमारा आई है, ये वाला कोण हमारा दिया हुआ है अल्फा, और ये वाला कोण दिया हुआ है गामा। तो अगर हम इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आई बहिष्कोण हो जाएगा। तो त्रिभुज ओ सी एम में आई बहिष्कोण है। त्रिभुज ओ सी एम में आई बेटा ये बन जाएगा बहिष्कोण है। अतः अगर बहिष्कोण है तो बहिष्कोण की विशेषता क्या होती कि दोनों अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आई बराबर अल्फा प्लस आर। इसको हम बेटा समीकरण 1 मानेंगे और यहीं पर छोड़ देंगे। उसके बाद त्रिभुज आई सी एम की बात करते हैं, उसमें बेटा आर बहिष्कोण हो जाएगा, और आर जो होगा यहां पर आर मान लिया कि ये आर है, और ये वाला आई हो गया, ये सी एम, यहां पर कोण हो जाएगा तुम्हारा बीटा। तो अगर हम त्रिभुज यहां पर लिखेंगे, त्रिभुज आई सी एम में, इसमें आर बहिष्कोण है, आर बहिष्कोण है। अतः अगर बेटा आर बहिष्कोण है तो आर जो होगा वो दोनों अंतः कोणों के योग बराबर होगा, अर्थात बीटा प्लस गामा। समीकरण नंबर 2 बना लिया इसमें। फिर हम लोग लगाएंगे तब स्नेल के सूत्र से, तब स्नेल सूत्र। स्नेल सूत्र क्या होता है? स्नेल सूत्र बेटा ए बराबर साइन आई बटे साइन आर। अगर कहने की कोण बहुत है तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं इसको कि कोण बहुत छोटा था, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है बता दिए जाते हैं। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि यदि कोण बहुत छोटा है, यदि कोण छोटा है, अगर कोण बेटा बहुत छोटा होगा तब साइन आई जगह पे लिखा जाएगा आई, और साइन आर की जगह लिखा जाएगा। का मतलब क्या होगी, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। तब इस कंडीशन में इसको लिख सकते हैं n बराबर आई बटे आर, जाएगा आई बराबर एन आर। आई और आर के मान अगर हम समीकरण 1 और 2 से उठा के यहां पे रखें तो यहां पर लिखेंगे आई तथा आर का मान, आई तथा आर का मान रखने पर तो आई का मान है बेटा अल्फा प्लस आर, यहां पर हो जाएगा आई के स्थान पर अल्फा प्लस आर, और फिर हो जाएगा बराबर एन। आर की जगह पे क्या आएगा बीटा प्लस गामा। इसको बेटा हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब क्या है, हम किसी तरीके से अल्फा बीटा गामा इनके निकालते हैं, ठीक है। इनका मान हमको रखना है। देखो बेटा यहां पर हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हो जाएगा हमारा बीटा अल्फा प्लस गामा होगा। यहाँ पे हमारा कितना अल्फा प्लस, क्योंकि ओ सी एम में तो अल्फा प्लस गामा होगा जो आई के बराबर होगा, हमने आर लिख दिया था। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा अल्फा प्लस गामा बराबर इतना। अब बेटा हम लोग करेंगे क्या कि अल्फा बीटा गामा के मान निकाल लेते हैं। तो एक त्रिभुज बनना हमारा ओ एन एम में, त्रिभुज ओ एन, त्रिभुज लिख लो बेटा पहले, त्रिभुज ओ एन एम में। बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इसे मान लेते हैं कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो जब हम एम से लंब डालते हैं तो वो लंब आके कहां पर गिर जाते हैं, पी पर। किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, पृष्ठ दर्पण या फिर हम ये हुए हैं पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है तो हम वहां लंब डालेंगे अपवर्तक पृष्ठ से, तो जब लंब डालते हैं तो वो आकर के कहां पर गिर जाता है, बिंदु पी पर ही गिर जाता है। हम लोग ये मान लेते हैं कि एन बिंदु जो है वो पी पर स्थित है, तो जितनी भी एन वाली दूरियां होंगी वो पी के साथ नापी जाएंगी, पी के साथ नापी जाएंगी।
तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया कि त्रिभुज ONM में, अगर इस त्रिभुज की बात करें ONM में, तो इसकी बात करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा, देखो समकोण त्रिभुज है, यहां पे हम लोग लगाते हैं tan अल्फा बराबर, यहां पर कोण बहुत छोटा है तो tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के, और यहां पर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी h/u। यहां से यहां तक दूरी कितनी है, u, इनके का है माइनस में, यहां पर u का मान माइनस में है, इसलिए हमने लिख दिया माइनस का h/u। उसके बाद बेटा त्रिभुज दूसरा लेते हैं, त्रिभुज INM में, त्रिभुज INM में अगर यहां पर बात करते हो, अगर इस त्रिभुज में हम tan बीटा लगा दे, क्या लगा दे बेटा, tan बीटा बराबर, तो tan बीटा बराबर किसके, बीटा के, और ये क्या हो जाएगा tan बीटा बराबर के, तो ये हो जाएगा फिर से h/v, लेकिन v का है माइनस का, तो माइनस का h/v। फिर से आते हैं त्रिभुज CNM में, त्रिभुज CNM में अगर इस त्रिभुज की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा tan गामा बराबर गामा के, और ये हो जाएगा हमारा h/r, ठीक है, h/r। चलिए अब अल्फा बीटा गामा के मान पता चले, ये मान समीकरण 3 में रख देंगे, यहां पर लिखेंगे अल्फा कॉमा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 क्या है, अल्फा का मान कितना निकाला हमने, माइनस का h/u, तो अल्फा की जगह पे हो जाएगा माइनस का h/u, फिर प्लस लगा है, प्लस लगा लो, फिर गामा का मान कितना है, h/r, h/r लिख लिया, ब्रैकेट कर दिया बंद, बराबर n लिखा है, लिख दिया, बीटा का मान माइनस का h/v, तो माइनस का h/v लिख दिया, फिर प्लस लगा है, प्लस लगाओ, गामा का मान h/r है, h/r लिख दिया, इधर बेटा h कॉमन करेंगे, इधर से कॉमन करके n का अंदर गुणा करा देंगे, तो इधर से हम h कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, माइनस का 1/u प्लस का 1/r, और इधर जाएगा h कॉमन करेंगे, n से n गुणा करा देंगे, तो माइनस का n/v प्लस का n/r, h से h हो जाए कैंसिल, r वाले पद एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ कर लो, तो वो माइनस का n भी है, तो प्लस का n/v माइनस का 1u बराबर n/r माइनस का 1/r। इसको लिख सकते हैं बेटा n/v माइनस n/u बराबर n माइनस r। ये प्रूफ करने के लिए 5 नंबर का आता है आपके यहाँ, और ये इंपॉर्टेंट है, इसके आगे की जानकारी अगले वीडियो में आपको मिलेगी, तब तक आप लोग इससे तैयारी करें, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।